हाय एवरीवन, आज ये 21 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में स्माइल मिशन किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? चीन की स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से स्माइल मिशन को लॉन्च किया गया है। यह 19 मई 2026 को यूरोप के वेगा रॉकेट से लॉन्च किया गया है। स्माइल का पूर्ण रूप की बात करते हैं, सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आइनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर है। स्माइल मिशन के उद्देश्य की बात करते हैं तो यह अध्ययन करना कि पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर किस प्रकार से सोलर विंड से हमारी रक्षा करता है। यह इसकी एक्सरे इमेज खींचेगा। एक्सरे की बात करते हैं तो एक्सरे की खोज रोंटेजन ने की थी, जिन्हें भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। स्वीडन हाल ही में भारत के शुक्रायन मिशन में शामिल हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना और यूरोप ने मिल करके स्माइल मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आरबीआई ने हाल ही में किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो गुणवीर सिंह को आरबीआई ने हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। वे भुगतान और निपटान, जिसको पेमेंट और सेटलमेंट बोलते हैं, इस विभाग के विशेषज्ञ थे। आरबीआई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन कमीशन के तहत हुई थी। इसके लोगों की बात करते हैं तो इसमें ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अन्य नियुक्तियों की बात करते हैं तो भारत के तीसरे सीडीएस एनएस राजा सुब्रमणी बने हैं। एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर सान्या पहली बार भारतीय महिला कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। तुषार कुमार की बात करते हैं, ये 23 वर्ष के हैं और इंग्लैंड में सबसे युवा भारतीय मूल के मेयर बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, शी मार्ट पहल का राष्ट्रव्यापी रोड मैप किसने लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। शी मार्ट की बात करते हैं तो इसका अर्थ है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मार्केट एवेन्यू फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी उद्यमी महिलाओं के उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना और ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डीआरडीओ ने ड्रोन से लॉन्च होने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ULPGM-V3 मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने ड्रोन से लॉन्च किया है। इसका परीक्षण कुर्नूल आंध्र प्रदेश में किया गया है। और ये जो मिसाइल है ULPGM-V3, ये एयर से ग्राउंड और एयर से एयर दोनों वर्जन में टेस्ट किया गया है। इसके निर्माण की बात करते हैं तो हैदराबाद की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और अडानी डिफेंस ने मिलकर किया है। डीआरडीओ के अन्य लॉन्च की बात करते हैं तो डीआरडीओ ने इजराइल की सहायता से सूर्यास्त नामक यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी विकसित किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत ने प्रगति 2026 अभ्यास की मेजबानी कहाँ पे की है? तो उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में की है। इसमें कुल 12 देश शामिल हुए हैं। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का विकास करना। मेघालय की बात करते हैं तो इसकी राजधानी शिलोंग है और असम राइफल का मुख्यालय भी आपको शिलोंग में ही देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि 28% दर्ज की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2026 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? तो 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2026 मनाया गया है। इसकी थीम मेट्रोलॉजी नीति निर्माण में विश्वास जगाना है। 1875 के मीटर कन्वेंशन की याद में यह मनाया गया। 20 मई को ही मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। मेट्रोलॉजी का संबंध मापतोल से है और 42वां संविधान संशोधन करके 1976 के द्वारा मापतोल को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में, मतलब स्टेट लिस्ट से निकाल करके कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था मापतोल को, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सबसे पुरानी हवा जो 60 लाख साल पुरानी है, कहाँ पे खोजी गई है? अंटार्कटिका में एलन हिल्स के क्षेत्र में खोजी गई। यह हवा बर्फ के बीच फंसी हुई थी और इसकी उम्र का पता आर्गन आइसोटोप से लगाया गया है। अंटार्कटिका की बात करते हैं, इसे श्वेत महाद्वीप और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। यहाँ पे माउंट इरेबस एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे गोल्ड वेलकोनो कहते हैं। भारत के यहाँ पे 3 मिशन है, जिसमें भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एशियाई उत्पादकता संगठन की गवर्निंग बॉडी की 68वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। इसका उद्घाटन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया है।
एपीओ की स्थापना की बात करते हैं तो 1961 में हुई थी और इसमें 21 देश शामिल है। कुछ और इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो ब्रिक्स 2026 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। G20 2026 की मेजबानी कौन करेगा? यूएस करेगा। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 31 कहाँ पे होगा? तुर्की में होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू की जाएगी? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में देश का पहला एयर ट्रेन परियोजना शुरू की जाएगी। यह एक ऑटोमेटेड पीपल मूवर होगी जिसमें ड्राइवर नहीं होगा। यह टर्मिनल 1, 2, 3 को आपस में जोड़ेगी, जिसकी लंबाई 7.7 किलोमीटर होगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 11वें सांडा विश्व कप में भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय टीम ने कुल 5 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक होंगे। इसका आयोजन मकाऊ चीन में हुआ है। शिवानी जो है 75 केजी, अपर्णा जो है 52 केजी ने स्वर्ण पदक जीते हैं। शांडा वुशु की बात करते हैं, यह चीन का एक मार्शल आर्ट खेल है। वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला की बात करते हैं तो पूजा कदियान थी, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नाडा ने किन खिलाड़ियों पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो अंकित और जयेश पाटिल पर नाडा ने 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। वे मेल्डोनियन नामक प्रतिबंधित पदार्थ के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, जो सहन शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो सुनील शेट्टी है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव कॉरिडोर राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। बीसीसीआई की बात करते हैं तो इसे आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है। ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2026 की बात करते हैं तो क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम बने। यूआईडीएआई की बात करते हैं तो इसके नए सीईओ सौरभ विजय बने। जीएसटी की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था 101वां संविधान संशोधन से। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू। जनगणना की बात करते हैं, भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में वायसराय लॉर्ड मायो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर हर 10 वर्ष में। जनगणना की शुरुआत 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 की जनगणना कुल मिला के 15वें क्रम की थी, स्वतंत्र भारत के हिसाब से 7वें क्रम की थी और दशकीय आधार पर 14वें क्रम की थी। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है और क्यों? 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1911 से 21 के दशक में अकाल और महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है, जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त और आदर्श वाक्य क्या थे? तो आयुक्त चंद्रमौली साहब थे और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? कुल जनसंख्या की बात करते 121.09 करोड़ थी, जिसमें भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे था। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं 2001 से 2011 तक 17.7% थी। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से थे? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें 16.51% और इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसमें 0.05%, इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन से थे? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, जिसका 27.9% वृद्धि दर है। न्यूनतम ऋणात्मक वृद्धि वाला नागालैंड है, जिसमें -0.6% वृद्धि दर थी। यह एकमात्र राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं केरल का है 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं
हरियाणा है जिसमें 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। भारत की साक्षरता दर कितनी है? सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन से है? तो भारत की साक्षरता दर 73% है। पुरुष की साक्षरता दर की बात करते हैं 80.09% है और महिला की साक्षरता दर की बात करते हैं 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं केरल का है 94% है और न्यूनतम साक्षरता बिहार का है 61.80% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन से है? तो संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, प्रतिशत के आधार पर पंजाब है। राज्य की जनसंख्या का 32% जनसंख्या पंजाब में अनुसूचित जाति का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन से है? संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है जिसकी राज्य की 94% जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है। पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने डिस्कस तो किया है, बट एक बार फिर से मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में रिवीजन करा देता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका टाइम पीरियड की बात कर, यह योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। मॉडल की बात करते हैं, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप KN राज ने तैयार किया था। उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का? इसका मुख्य ध्यान कृषि एग्रीकल्चर पर था। विकास की दर की बात करते हैं, जो लक्ष्य था 2.1% था, लेकिन 3.6% की वृद्धि हासिल की गई थी जो लक्ष्य से अधिक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के प्रमुख बिंदु क्या थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करते हैं 1956 से 1961 तक रहता है। मॉडल की बात करते हैं, यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था, इस योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया जिसमें प्रमुख उपलब्धियां थी। इसी योजना के दौरान भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आयरन स्टील प्लांट स्थापित किए गए। विकास की दर की बात करते हैं, लक्ष्य 4.5% का था और प्राप्ति 4.27% थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक क्यों असफल रही थी? 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। यह मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग दोनों पर बल देना। असफलता के कारण ये थे, यह योजना 1962 के दौरान भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी और असफल रही। अन्य घटना की बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में, इसी दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और 1965 में भारतीय खाद्य निगम, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में FCI का इस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं योजना अवकाश की। योजना अवकाश जिसको प्लान हॉलीडेज बोलते हैं, ये क्या था और यह कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वर्षों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। इसे योजना अवकाश कहा जाता है। इसी दौरान एक एक वर्ष की योजना शुरू की गई थी। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 की मुख्य बातें क्या थी? तो इसका टाइम पीरियड की बात करते हैं 1969 से लेकर के 1974 तक थी। यह मॉडल अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप DR गॉडगिल ने तैयार किया था। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये पहली बात हो गई। इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 क्यों अद्वितीय थी? यह भारत का एकमात्र ऐसी योजना है जो अपने निर्धारित समय 5 वर्ष से पहले केवल 4 वर्षों में ही समाप्त हो गई। 1974 से लेकर 1978 तक ही रही थी।
यह डीपी दर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक क्या था? 1978 में सरकार बदलने के बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर रोलिंग प्लान शुरू किया था। विश्व में इसके जनक डॉक्टर गुरनार मिर्डर थे। उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख है और भारत में इसे लक्कड़वाला ने लागू किया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? यह मॉडल आगात निर्गत मॉडल पर आधारित था, जिसको इनपुट आउटपुट मॉडल बोला जाता है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1982 में। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर कब्जा करने के लिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक क्या नारा था? इस योजना का प्रसिद्ध नारा रोटी रोजी और उत्पादकता या भोजन काम और उत्पादकता था। इसी योजना के दौरान 1988 में सेबी की स्थापना होती है, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। एलपीजी सुधार कब और क्यों अपनाए गए थे? 1990 से 92 के योजना अवकाश के दौरान 1991 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उत्पन्न हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस संकट से निपटने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिसे एलपीजी सुधार कहा गया था। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण की बात की जाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का मुख्य फोकस क्या था? तो यह मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य बल मानव संसाधन विकास था, जो 1990 में आए एचडीआई मानव विकास सूचांक की अवधारणा से प्रेरित था। अन्य घटनाएं की बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी दौरान 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो पंचायती राज और नगर निगम के लिए है। इसी समय 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बातें क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक होता है। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक विकास था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को और कारगिल युद्ध 1999 में इसी दौरान हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। यह भी आगात निर्गात मॉडल पर आधारित थी। नरेगा अधिनियम 2005 में आया और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 की विकास दर की क्या विशेषता थी? इसका लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास, जिसको रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें 8% की विकास दर हासिल की गई थी, जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सबसे ज़्यादा थी। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसी दौरान आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का लक्ष्य क्या था? यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था, जो 2012 से 2017 तक चला था। इसका लक्ष्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, जिसको रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें कृषि के लिए 4% और प्रजनन दर को 2.1%, जिसको प्रतिस्थापन दर बोलते हैं, पर लाने का लक्ष्य रखा गया था।